क्लास 11th वाले अपने वार्षिक पेपर के लिए कह रहे हैं कि हमारे बायोलॉजी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। देखो, मैं लाया हूँ टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपकी पूरी की पूरी बुक के रहेंगे। एंड देखो, आप लोगों को लगेगा कि मुझे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, लेकिन टॉपिक मैं बता रहा हूँ बिकॉज आपने क्वेश्चन कई सारे याद कर रखे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस याद हैं, लेकिन अगर आपने इन टॉपिक्स को देख लिया तो इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताते चलूंगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। एंड ये टॉपिक आपके बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, हाईलाइटेड सिलेक्टेड टॉपिक है, इनको मत छोड़ना। ठीक है, बहुत एनालिसिस के बाद मैंने रेडी करे हैं और पूरे के पूरे उस प्रकार से कि जो आता है ज़्यादा। ठीक है, तो इस पर हमने फोकस किया है। सो ये टॉपिक आपको ज़रूर से, फिर मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी बताऊंगा और साथ ही उनका आंसर जैसा एग्जाम में लिखना है। ठीक है, सो पहले आप टॉपिक्स देख लो सारे के सारे। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सो देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे पहला चैप्टर आपका जीव जगत है। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो मैं बताता हूँ। कह रहा है द्विनामकरण पद्धति, क्वेश्चन आता है द्विनामकरण पद्धति क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ऑब्जेक्टिव इनमें से मैक्सिमम कवर हो जाएंगे आपके। देखो, कह रहा है कि कैरोलस लिनियस द्वारा विकसित इस पद्धति में प्रत्येक जीव के दो वैज्ञानिक नाम मतलब दो वैज्ञानिक नाम होते हैं। पहला वंश होगा उसका, दूसरी उसका जाति होगी। ठीक है, तो यही द्विनामकरण पद्धति है। इससे क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि द्विनामकरण पद्धति क्या है, आएगा क्वेश्चन। कह रहा है जाति क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं और जो आपस में स्वतंत्र से प्रजनन कर सकते हैं, वो जाति है, स्पीसीज। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 नंबर में बन सकती है क्वेश्चन या 2 नंबर में। ठीक है, कह रहा है वर्गीकरण की, भाई कहता ना कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल आता है, और इसका फुल फॉर्म बन सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक ना मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोगों ने हर एक चैप्टर से ये समझ जाए कि हाँ, हमें से ये इस चैप्टर से ये तो करके ही रखना है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव हैं, उनके अध्ययन को सरल, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने के लिए, ठीक है, वर्गीकरण आवश्यक है। सीधी बात है यार, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव हैं, उनके अध्ययन के लिए, ठीक है, अगर वो एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण में बटे हुए होंगे, ठीक है, लक्षणों के आधार पर हो सकते हैं, उनके गुणों के आधार पर, तो क्या होगा, तो उनके अध्ययन को सरल बनाया जा सकता है, एक तरीके से सारा डेटा व्यवस्थित किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर वर्गीकरण आवश्यक है। सीधी बात, इतनी याद रखोगे। ICBN एंड NBRL, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका फुल फॉर्म होता है भाई ICBN का। NBRI का कह रहा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है महत्व पूछा जा सकता है, द्विनामकरण पद्धति का महत्व क्या है। ठीक है, और इसके बारे में किसी भी प्रकार से इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो ये जरूर से देख लेना। अगले चैप्टर की बात करें हम, तो जीव जगत का वर्गीकरण, इससे आपको बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसकी संरचना समझ लेनी है। ठीक है, जीवाणु क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसके उदाहरण कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको याद करके रखने होंगे। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज बताते चल रहा हूँ, सुनो ध्यान से चीज़ों को। कर विषाणु का स्थान देखो, और इससे ये ऑब्जेक्टिव बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है कि विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि किसके बीच की कड़ी माना जाता है, सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है, किसको, विषाणु यानी कि वायरस को। ठीक है, क्योंकि ये कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं और जीवित कोशिका के भीतर ये सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। कह रहा है कि कवक और शैवाल, देखो इसमें अंतर भी आ सकता है, कवक के लक्षण आ सकते हैं, शैवाल के लक्षण आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। शैवाल स्वपोषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। महा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट भाई, कि जो यहाँ पे कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काय की बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी काइटिन की। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखिए। और शैवाल जो होते हैं हमारे स्वपोषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों की याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें अंतर कर लेना, इनके लक्षण दोनों के कर लेना। ठीक है, जीवाणु मित्र एवं शत्रु, ठीक है, जीवाणु हमारे मित्र हैं, एक प्रकार से ऐसा समझाने को क्वेश्चन आ जाता है कि किसान का मित्र जीवाणु को कहा जाता है, समझाइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ साथ में। देखो, जीवाणु दही जमाने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मित्र हैं, जबकि हैजा जैसी बीमारी, टाइफाइड वगैरह हो गई, इनमें फैल करके ये शत्रु की तरह कार्य करते हैं। तो वहीं हम ऐसा आंसर लिखेंगे एग्जाम में, जीवाणु मित्र हैं या शत्रु, इसमें ऐसा लिखेंगे कि जीवाणु एक तरीके से जैसे दही जमाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमारे मित्र की तरह कार्य करते हैं, लेकिन अगर शत्रु के रूप में बात करें तो हैजा जैसी और टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियों को फैला करके जीवाणु जो होते हैं वो शत्रु के रूप में कार्य करते हैं, जो कि एक तरीके से खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। कह रहा है अगला टॉपिक 5 जगत वर्गीकरण, इस चैप्टर से भाई ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो सकता है। सबसे पहली चीज याद रखना, 5 जगत वर्गीकरण क्रिया किसने, RHVT। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मोस्टली ऑब्जेक्टिव तुम्हारे इसमें से बनने वाले हैं, एजिटेज। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया, RHVT द्वारा। इस वर्गीकरण में समस्त जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, इन 5 जगतों में बांट दिया गया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 जगतों में बांट दिया गया। तो ये चीज याद रखना, 5 जगत वर्गीकरण RHVT ने किया था भैया, याद रखना इस चीज को। कहता भाई वनस्पति जगत,
तो प्लांट किंगडम से इस चीज़ को देख लेना भाई। विषम बीजाणुकता कहता है, विषम बीजाणुकता क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। वोरायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर या जल स्थलचर क्यों कहा जाता है, ये लिखिए तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये देख लो। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर आ सकता है, और कहता है कि इनके लक्षण भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है, इस चैप्टर से क्लियर है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यार, टेंशन नहीं लेना है, ये हाईलाइटेड चीज़ें आप ध्यान में एक बार रख लो तो सब हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है विषम बीजाणुकता, जब एक ही पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु यानी कि लघु और गुरु बीजाणु एक ही पौधे में, जब एक ही पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु बने तो वो विषम बीजाणुकता है, ठीक है। उदाहरण पे याद रख सकते हो, सेलेजिनेला हो गया, साल्वेनिया हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना। उदाहरण यहाँ पर विषम बीजाणुकता का उदाहरण क्या है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो सेलेजिनेला को याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। कह रहा है ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर या जल स्थलचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखो भैया, क्योंकि ये मिट्टी पर भी रहते हैं और प्रजनन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है, तो ये जल में भी रहते हैं। अब दोनों जगह पर जो पाए जाए भाई तो वो उभयचर कहलाते हैं, ये हमें चीज़ पता है, तो ये आंसर याद रखना। कह रहा है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें अंतर भी आ सकता है भैया, मैंने बताया ना। जिम्नोस्पर्म में बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं, मतलब फल के अंदर नहीं पाए जाते। एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर विकसित होते हैं। देखो ये तो शॉर्ट फॉर्म में हो गया, हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। कह रहा भाई प्राणी जगत एनिमल किंगडम, देख लो इसको। ऑर्थोपोडा की बात करें, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ खालिस्तान है, तो कौन है, ऑर्थोपोडा है, इसको याद रखोगे। क्योंकि इसमें कीटों की सबसे अधिक प्रजातियां, भाई कीट ना अनेक प्रकार के हैं, तो कीट ना सारे के सारे इसमें भरे पड़े हैं ऑर्थोपोडा में, ठीक है। तो अनेकों प्रजातियां हैं, इसलिए सबसे बड़ा संघ है। और इसमें सुरक्षा के लिए कठोर काइटिन बाह्य कंकाल पाया जाता है। जो देखो कीट वाले, अगर कीट प्राणियों की बात करें तो इनके जो बाह्य कंकाल हैं, है ना, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल इनमें पाया जाता है, जो कि इनका सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करता है। बस इसके लक्षण आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। और ये याद रखना है कि ये सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, प्राणी जगत का। ये चीज़ याद रखोगे, इसके लक्षण, बस आर्थ्रोपोडा खत्म। कह रहा कि पक्षियों में अनुकूलन, भाई कहता है कि पक्षियों में उड़ने हेतु कौन कौन से रूपांतरण या अनुकूलन पाए जाते हैं, लिखिए, ठीक है। तो ये चीज़ एक लाइन याद रखोगे। कह रहा है उड़ने के लिए इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, यानी कि ये, ताकि ये हल्की होती हैं, ताकि ये वार्तुल होती हैं एक तरीके से, ताकि वो उड़ सकें, ज़्यादा भार ना रहे। अग्रपात जो है पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपात जो कि इनके हाथों के रूप में हम कह सकते हैं, वो पंख बन जाएंगे इनके, ताकि वो अलग से हाथ ना बनाने पड़े, भाई दोनों के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि शरीर का वजन कम करने के लिए अंडाशय बायां होता है। भाई सीधी बात है, इनमें जो है वो क्या मलाशय नहीं पाया जाता है ना, सीधा वो खाते हैं, बीट कहीं भी कर देते हैं, इसी कारण बीट कर देते हैं इधर उधर, ठीक है, चिड़िया वगैरह। कहता है कोऑर्डिनेट्स तथा नॉन कोऑर्डिनेट्स में अंतर, भाई अंतर कर लेना दोनों में, लक्षण कर लेना दोनों के, ठीक है। अंतर कर लोगे तो लक्षण हो जाएंगे, लक्षण कर लोगे तो अंतर हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, चैप्टर वाइज जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। बाकी तो जो पढ़ना है तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो अंतर कर लेना। कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड जो है पाई जाती है, बड़ा अंतर। कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला होता है एवं पृष्ठभाग में होता है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स में जो है नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। तो ये तो यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म में है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी आप लोगों के पास जो है पहले से चीज़ उसको पढ़ लेना। कह रहा है मेटाजेनेसिस, कुछ सिलेंट्रेट्स जो होती हैं उनमें पॉलिप और मेड्यूसा अवस्थाओं के बीच पीढ़ी एकांतरित होता है, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन से आ जाता है, और 2 नंबर में भी बन सकता है मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला जो आपका चैप्टर है भाई, वो है आपकी अगली इकाई पुष्पी पादपों में आकार की, ठीक है। पुष्पी पादपों में आकार की इकाई नंबर 5 में देख सकते हो। तो पर्ण विन्यास इससे पढ़ना होगा। पर्ण विन्यास क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। देखो, तने या शाखा पर पत्तियों के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह एकांतर, सम्मुख और चक्रदार हो सकता है, ठीक है। तो पर्ण विन्यास के प्रमुख प्रकार भी बताए गए हैं, और यहाँ पर पर्ण विन्यास होता क्या है, ये चीज़ याद रख लेना। भादा कहता है कि तने या शाखा पर पत्तियों के लगने के क्रम को, ठीक है, पर्ण विन्यास कहा जाता है। ये इतनी चीज़ याद रखिएगी, ठीक है। पत्तियों का और शाखाओं पर, ठीक है, इनके लगने का जो क्रम है भाई, तने पर शाखाएं और पत्तियां इस तरीके से लगी हुई होती हैं, ठीक है, इस तरीके से लगी हुई होती हैं ये, तो इनके जो लगने का क्रम है यही पर्ण विन्यास है, ठीक है। कह रहा है जड़ें मूसला जड़ और अपस्थानक जड़, भैया इनमें अंतर कर लेना दादा मेरे यार, भाई यार प्लीज़ यार, इनमें अंतर कर लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है, अंतर इनमें कर लेना। साथ ही भाई मूसला जड़ को मूलांकुर कहा जाता है, ठीक है, जो कि मूलांकुर से निकलती हैं, और अपस्थानक जड़ें यहाँ पे प्रांकुर से निकलती हैं, ठीक है। अन्य भाग बोले तो प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर बोले तो तना, ठीक है, ये मूलांकुर से निकलेंगी, जो आपका यहाँ पे रेडिकल पाया जाता है उससे निकलती हैं, ठीक है। तो ये रहेगी मूसला जड़ें मूलांकुर से निकलती हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपस्थानक जड़ें होती हैं जो मूलांकुर के अन्य भाग यानी कि प्रांकुर से निकलती हैं, तने के भाग से, ठीक है। कहता है बीजांडान्यास क्या है भाई, इससे क्वेश्चन आ जाता है, बीजांडान्यास को समझाइए। अंडाशय में बीजांडों के लगे रहने के क्रम को बीजांडान्यास कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, सीमांत यानी कि मार्जिनल, एक्साइल एंड पार्टिसल एंड, तो इसको यहाँ पे याद रखना, ठीक है, पैराइसल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी परिभाषा, ये चीज़ याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी इकाई आती है जो कि पुष्पीय पादपों की एनाटॉमी के बारे में बताया गया इसमें, ठीक है, शारीरिक की। सो कहता है रंध्र, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है रंध्र में कि रंध्र है क्या भाई, रंध्र क्या है, ठीक है, रंध्र
क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और रंध्र के कार्य, ठीक है, रंध्र के कार्य, बस रंध्र खत्म, रंध्र खत्म, रंध्र से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कह रहा है कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र हैं जो गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई इसमें। रंध्र क्या है, पत्तियों को सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, रंध्र कहलाते हैं। और रंध्र गैसों के विनिमय का और वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। ये इनके कार्य हो गए, दो कार्य हो गए ना, ठीक है, ये हो गए दोनों कार्य। रंध्र खत्म। करा संवहन ऊतक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, संवहन ऊतक से क्वेश्चन आएगा, है ना। दो प्रकार के होते हैं भाई ये, जाइलम और फ्लोएम, इनमें एक तो अंतर करना है, जाइलम फ्लोएम में एक तो अंतर करना है, और जाइलम और फ्लोएम दोनों के कार्य आपको पता होना चाहिए। अलग से आ सकते हैं कि जाइलम के कार्य लिखिए, ठीक है, कार्य, ठीक है। क्वेश्चन साथ में बताते चल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, तो चीज़ें यार क्लियर कर लेना। जाइलम क्या काम करते हैं, जाइलम का कार्य क्या है, जल का परिवहन, जाइलम में जा है तो जल का परिवहन करते हैं। फ्लोएम में फा है तो ये भोजन का परिवहन। तो फ्लोएम को कैसे लिखते हो, ऐसे ना लिखते हो। और भोजन हमारा क्या कहलाता है, फूड ना कहलाता है। तो फूड को कैसे लिखोगे, ऐसे ना लिखोगे। तो फ्लोएम का एफ क्या हो गया, फूड, यानी कि ये फूड करते हैं। और जाइलम को जल से, हिंदी के जा से जा को ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इनमें अंतर अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। और बाकी आप इनमें अच्छी तरीके से इनके कार्य कर लेना, ठीक है। अगला कहता है कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई, मेंढक की ग्रीस निष्क्रियता से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो किस तरीके से वो गर्मी में बचने के लिए मिट्टी में चले जाते हैं अंदर भाई, तो इसको समझाइए। तो भीषण गर्मी से बचने के लिए मेंढक मिट्टी की गहराई में चले जाते हैं और चपापचय दर कम कर लेते हैं। इसे एस्टिवेशन कहते हैं भाई, एस्टिवेशन पूछी जा सकती है, इसको याद कर लेना, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, एंड पूरा पढ़ना पड़ेगा मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेढक का पूरा उत्सर्जन तंत्र डायग्राम के साथ पूरा देखना पड़ेगा, इसका हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये तो आपको शॉर्ट फॉर्म में टॉपिक बता दिया। कह रहा है सेल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोशिका जीवन की इकाई। इस चैप्टर से बाकी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये चीज़ याद रखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया का खेल खत्म, इसका यहाँ पर संरचना इसकी याद कर लेना, ठीक है। किस तरीके से इसको बनाते हैं अपन, इस तरीके से बनाते हैं। इसमें क्रस्टी होती है हमारी, है ना, सूत्र कड़िका इसको हम कहते हैं, ये संरचना इसकी होती है, ठीक है। और इसमें ना इसका आपको, इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस यानी कि जो बिजली घर है कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में या जीवाणुओं या प्राणियों के शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करके रखता है। ऊर्जा का निर्माण होगा इसमें और ये उसको संचित करके एटीपी के रूप में रखेगा। तो यही इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, इसकी संरचना। और इसके यहाँ पे इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, इतना खेल खत्म, ठीक है भाई। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनती है इसका पूरा नाम क्या है, ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। एटीपी का फुल फॉर्म बता दो और कुछ नहीं चाहिए। कह रहा है कोशिका सिद्धांत, इस चैप्टर से कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन ना आए ऐसा हुआ कभी। देखो भाई, स्लाइडेन और स्वान द्वारा यहाँ पे सिद्धांत दिया गया था, जो कि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से करना है। कोशिका सिद्धांत का क्वेश्चन इस चैप्टर से महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन और तुम्हारे एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे स्लाइडेन और स्वान द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जेक्टिव बन जाता है। और ये सिद्धांत कहता है यहाँ पे कोशिका सिद्धांत कि सभी जीवित कोशिकाओं में, सभी जीव जो है कोशिकाओं से बने हैं और कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। मतलब सीधी बात है, जो जीव हैं कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं, और जो कोशिकाएं हैं वो पिछले जो जीव हुए हैं या कोशिकाएं हुई हैं उनसे ही उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन दोनों ने इस सिद्धांत में कही और इसका पूरा अच्छी तरीके से आपको पूरा रेडी करना होगा सिद्धांत। कह रहा राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, ठीक है। तो इसी कारण से प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। और राइबोसोम के कार्य कर लोगे, बिल्कुल से कर लोगे। क्या है कार्य भाई, प्रोटीन संश्लेषण कार्य होता है प्रमुख रूप से, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से देखें तो यहाँ पे आपको एंजाइम पढ़ने होंगे। एंजाइम में हम बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम को की दर को उत्प्रेरित करने वाले इस कारक लिखिए, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही आपको डीएनए मॉडल इससे करना होगा, जो कि एग्जाम में छप चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये मत छोड़ना है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा भैया। द्विकुंडलीय संरचना होती है डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, जो कि फुल फॉर्म आ जाता है कई बार। डीएनए मॉडल वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सारी फालतू चीज़ें हैं तो बाद में तुम पछताओगे, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लिए ना तुम ये चीज़ें, तो तुम इन पर फोकस ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको मेनली क्या करना है, एंजाइम, एंजाइम क्या है, ठीक है। अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाने का जो काम करते हैं, एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, इतना याद रहेगा। ये विशिष्ट होते हैं और तापमान व पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो इसकी 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 कार्यशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हो सकते हैं, उनको याद रखना। कुछ 2-3 कारक, जैसे एक तो टेम्परेचर ही हो गया है ना, और कुछ हो सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना।
डीएनए और आरएनए में अंतर कर लेना, वो तो आगे है ही, जैसे हमारा क्वेश्चन डीएनए आरएनए में अंतर, ठीक है। और साथ ही डीएनए की संरचना, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना जो कि यहाँ पे वाटसन क्रिक द्वारा, ठीक है, तो ये करने के रखना है, ठीक है। डीएनए में क्या होती है भाई, द्विकुंडलित संरचना है ना, तो दो पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। तो दो स्ट्रैंड से बना हुआ होता है हमारा डीएनए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखोगे, ये चीज क्लियर है। अगला कह रहा है कोशिका चक्र और विभाजन, इससे भाई अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन कर रहे हैं, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। कोशिका चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बड़ा, लेकिन मियोसिस माइटोसिस इस चैप्टर से आपको क्लियर होने चाहिए, बाकी इस चैप्टर से करो या ना करो, लेकिन इन चैप्टर से इससे क्वेश्चन आता है। एक तो महा इंपॉर्टेंट, इनमें अंतर आ सकता है। एक कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसकी अवस्थाओं को समझाइए, एक कहता है समसूत्री विभाजन की अवस्था को समझाइए, ठीक है। अलग से भी क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रोफिस अवस्था को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है उसके, ठीक है। मेनली इनमें अंतर याद रखना है और दोनों के इस तरीके से इनके चरण याद कर लेना बस, ठीक है। कह रहा है इसे न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसमें क्या होता है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका से आधी रह जाती है और इसमें संख्या जो है समान रहती है, समसूत्री, ठीक है। अर्ध बोले तो आधी, सम बोले तो समान, ठीक है, इतना याद रहेगा। कह रहा है पादप कार्य की भाई प्लांट फिजियोलॉजी, अगर इसका एक वीडियो बिल्कुल सेपरेट वीडियो चाहिए तो इसका वीडियो ला सकता हूँ अलग से, सारे क्वेश्चन इसके कवर करवा दूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारा ग्लाइकोलाइसिस वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप लोग डिमांड करें तो, ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा कि प्लांट फिजियोलॉजी का अगर अलग से वीडियो चाहिए आपको तो बताइएगा जरूर से, ठीक है। अलग से वीडियो चाहिए तो बताएंगे, तो इसका अलग से, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। C3 एंड C4 प्लांट्स में आपको पहली बात तो अंतर याद कर लेना है, ठीक है। और उदाहरण याद रखेंगे भाई, जैसे मक्का हो गई, मक्का जो है C4 प्लांट का यहाँ पर उदाहरण है, C3 प्लांट का उदाहरण याद रखोगे, ठीक है। इन दोनों की यहाँ पे उदाहरण याद रखना। साथ ही इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है क्रांज एनाटॉमी, वेरी वेरी महा इंपॉर्टेंट। क्रांज एनाटॉमी क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे C3 प्लांट्स जो होती हैं इनकी तुलना में अधिक कुशल होती हैं C4, क्योंकि उनमें क्या होती है, क्रांज एनाटॉमी। तो क्रांज एनाटॉमी किस में होती है, C4 प्लांट्स में क्रांज एनाटॉमी संरचना होती है उनकी, क्रांज एनाटॉमी होती है उनमें, क्रांज शारीरिक होती है उनकी, ठीक है। श्वसन गुणांक इस चैप्टर से पढ़ना होगा, ठीक है। CO2 के निकलने और ऑक्सीजन के उपयोग के अनुपात को यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, श्वसन गुणांक कह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। CO2 के निकलने और यहाँ पे O2 के उपयोग के अनुपात को, ठीक है, ये यहाँ पे श्वसन गुणांक कहलाएगा। और वसा के लिए इसका मान लगभग यहाँ पे इतना इतना होता है, इससे कम ही होता है, ठीक है। साथ ही आपको एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ना होगा, ABA जैसे बोलते हैं हमारा तनाव हार्मोन, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए किस प्रकार से काम करता है, एब्सिसिक एसिड के कार्य क्या हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। और बाकी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसका अगर अलग से वीडियो चाहिए तो बताना, ठीक है। चलते हैं आगे, कह रहा भाई मानव कार्यकी, ठीक है। मानव कार्यकी से आपको क्या करना है, तो जैव क्षमता, इसको पढ़ना होगा। एक बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक व्यक्ति अंतः श्वसन कर सकता है वो जैव क्षमता कहलाती है। हृदय चक्र हो गया, नेफ्रॉन न्यूरॉन इनकी संरचनाएं हो गई, और पैनक्रियास, ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकोगोन, ठीक है। तो ये पैनक्रियास ग्रंथि के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो यही है इससे, बाकी देखो इसमें सब कुछ तो कवर हो नहीं गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए। ग्लाइकोलाइसिस भी करना होगा आपको, ठीक है। सरल संयुक्त पत्ती में अंतर करना होगा, ये सारे क्वेश्चन बताऊंगा इनके अंतर्गत जैसे जैसे भी हैं। बस इन टॉपिक्स को अभी ना ध्यान देना चालू कर दो कि हाँ ये नहीं छोड़ने हैं मुझे किसी भी हालत में। अब बताना आपको वीडियो किस प्रकार से लाएं, 2-2 अंक की, 3-3 अंक की, अलग अलग, या फिर पूरा मिक्सचर, टॉप कुछ, या फिर अलग अलग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। सो वो सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर देगी, फिर एक नया वीडियो ऑब्जेक्टिव का आ ही जाएगा, ठीक है। तो वो चेक कर लेना, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा प्ले लिस्ट पर, अपडेटेड रहो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।